हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर। तो वी होप कि आपकी जो तैयारी है सीजीएल के लिए वो अच्छी चल रही होगी। तो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सीजीएल 2024 के मैथ्स के सारे सेट्स की जो सीरीज है वो हमने चलाई है, जिसमें जो फर्स्ट वीडियो है वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है। सो आज हम सेट 2 शिफ्ट 2 करेंगे। मैथ्स का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे जो है वो पूछे गए हैं सीजीएल 2024 में। इस साल का जो एग्जाम है उसका जो कैलेंडर है वो रिवाइज होके आएगा, जो कि 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन निकली थी। क्योंकि इस बार कह रहे हैं जो सीजीएल है वो जो एग्जाम है उसका वेंडर जो है वो चेंज करेगा। मींस एसएससी जो है वो वेंडर चेंज करेगा। जो एग्जाम कंडक्ट कराती है टीसीएस, वो शायद इस साल एग्जाम नहीं लेगी। तो इस वजह से क्या है, शेड्यूल रिवाइज होगा। हो सकता है सीजीएल थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट ही है। जो तैयारी अब स्टार्ट करने वाले हैं, आपके लिए तैयारी के लिए टाइम जो है आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं शिफ्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से है क्वेश्चन, कि माधव परचेज्ड एन आइटम फॉर ₹40,000। सो माधव ने एक आइटम परचेज करी जिसका प्राइस था 42,000 और उसको उसने बेच दिया 20% के लॉस पे। देखो, अगर मैं कोई चीज 100 रुपए की खरीद के लाता हूं और मेरे को 20% लॉस होगा तो मेरे पास वापस पैसे कितने आएंगे? 80 रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, 20 का तो लॉस हो गया। जब मैंने बेचा तो वापस पैसे कितने आए? 80। सो इसका मतलब कि 80% ऑफ द अमाउंट वापस आ जाएगा जब 20% का लॉस होता है। सो जब मैंने चीज खरीदी 42,000 की थी, 20% का लॉस हो गया तो वापस कितने पैसे आए? 80%। अब 80% की फ्रैक्शन क्या होती है? 4/5। अब मेरे पास कितने पैसे बच गए? 42,000 का 4/5, जो कि 80% होता है। ठीक है। अब इस पैसे से उसने क्या किया, एक और आइटम परचेज की। परचेज करने के बाद उसको सोल्ड, बेच दिया 30% के प्रॉफिट पे। तो इसका मतलब जो चीज हमने खरीदी उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 42,000 इंटू 4/5। अब ये इसकी मैंने एक और चीज खरीदी जिसको मैंने 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया। अब 30% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि जितने की चीज मैंने खरीदी उतने पैसे तो वापस आए और 30% एक्स्ट्रा आए। सो जितने जो यहाँ जिस अमाउंट से हम कोई चीज खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। सो 100%, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं, तो 100% तो कॉस्ट प्राइस वापस आएगा और प्रॉफिट कितना आएगा? 30% एक्स्ट्रा। ठीक है। जैसे कि मान लो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो है 100%। अब मैंने इसके 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट हम किसका देखते हैं? कॉस्ट प्राइस का। सो 30% प्रॉफिट अगर मेरे को हुआ तो टोटल पैसा कितना हो गया? 130%, कॉस्ट प्राइस का 130%। सो 130% जो है कॉस्ट प्राइस का वापस आएगा, जो कि कितना है? कॉस्ट प्राइस जितना है इसका 130% होता है 13/10। अब मेरे को ये बताना है ये कितने का बिका, मेरे पास कितने पैसे वापस आए। फिर मैं कंपेयर करूंगा कि मेरे पास अगर 42,000 थे और यहां पे जितने पैसे आए और प्रॉफिट कितना हो गया ओवरऑल। ठीक है। सो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 0 से 0 कट गया। किसी भी नंबर को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हम जो ऊपर नंबर लिखा है उसको डबल कर देते हैं। नंबर ऊपर क्या नजर आ रहा है? 4200। इसका डबल क्या होता है? 8400। डबल करने के बाद एक जीरो कम कर देते हैं। सो 8400 की जगह मैं लिखूंगा 840। ठीक है। सो ये 5 से कटिंग हो गई। अब 840 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर को जब 4 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं? उस नंबर को 2 बार डबल कर देते हैं कंसेक्यूटिवली, लगातार। जैसे कि 840 का डबल कितना होगा? 1680, एंड 1680 का डबल होगा 3360। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा नंबर आएगा 3360, जिसको मेरे को 13 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3360 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 33, ये आ गया 600। 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमने किससे करना है? 13 पे। सो 10 + 3 से करूंगा मैं। 10 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया, अब 3 से करेंगे। अब देखो 3360 है, 3300 तो पूरा पूरा है। 3300 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 9900, एंड 60 रह गया। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 180। अब इसको हम प्लस करेंगे तो ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहां गया 0, यहां है 8, यहां आ गया 16, 13 और ये आ गया 43680। 43680। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। 42,000 है उसके पास, उसने इसकी आइटम खरीदी
और लॉस पे बेच दी 20% की, सो उसके पास कितने पैसे वापस आए 80%, जो होता है 4/5। अब उस पैसे से उसने एक और आइटम परचेज की जिसको उसने प्रॉफिट 30% पे बेच दिया, सो 30% प्रॉफिट बेचा, तो टोटल ट्रांजैक्शन के कितने पैसे वापस आए उसके पास 43,680। उसके पास इनिशियली कितने पैसे थे 42,000 थे। अब देखो, अब वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ, इतने पैसे वापस आ गए, उसके पास इनिशियली कितने थे 42,000 थे, सो कितना प्रॉफिट हो गया 1680 का प्रॉफिट हो गया। सो मेरा आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। सो सीजीएल 2024 की अगर शिफ्ट देखें तो मैथ्स जो है वो इजी साइड ही रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है बस। अब देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखने का क्या तरीका है, ये जो सिलेंडर होता है उसका जो फेस है, अपर फेस है, वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, लोअर फेस भी सर्कुलर फॉर्म में ही होता है। अब मेरे को क्या देखना है, ये सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है πr², ये याद है सबको, सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। अब सिलेंडर क्या होता है, जब इसी सर्कल पे अगर मैं ऐसे बना दूं, अब मेरे को क्या चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है ये सारा पोर्शन, सो πr² तो ये फुल सारा हो गया। अब इसको जब मैं इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा सिलेंडर की वॉल्यूम। ये सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, जिसमें इसने बोला है कि पाई की वैल्यू जो है वो कितनी है 22/7, तो 22/7, रेडियस इसने दे रखा है 8 सेंटीमीटर, सो 8 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, r² है, और h जो है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो डिनोमिनेटर खत्म करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब मेरे को इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो 8 8 जा क्या होता है 64, 64 इंटू 2 कितना होता है 128, सो मेरे को क्या है 128 को मल्टीप्लाई करना है किससे 22 से। सो 128 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1280, मेरे को 20 से करना है, ये 10 से किया, 10 से एक बार और किया, अब क्या बच गया 128 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 128 का डबल कितना होता है 256। अब इनको प्लस कर लो, 6 8 8 16, 5 21, ये आ गया 8, और ये है मेरे पास 2816 जो है हमारा आंसर है, ये है वॉल्यूम सिलेंडर की। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एजेस का क्वेश्चन है, 7 years हो, प्राची वॉज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। सो अगर मैं मान लूं कि ये प्रेजेंट है P, तो अगर तो कुछ साल पहले की बात करेगा तो हम ऊपर लिखेंगे, कुछ साल बाद की बात करेगा तो नीचे लिखेंगे। तो वो कह रहा है 7 years ago, सो 7 यहां लिखेंगे, 7 years ago प्राची वॉज 4 times, प्राची P लिख देते हैं, डॉटर का D लिख देते हैं, प्राची जो थी वो 4 times एज ओल्ड थी उसके डॉटर के। आज से 7 साल पहले प्राची की जो एज थी वो 4 times थी, अगर डॉटर की 1 थी तो प्राची की 4 थी। 4 years फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट से 4 year, प्राची विल बी 2.5 times, देखो प्राची विल बी 2.5 times डॉटर, तो 2.5 को मैं कैसे लिखता हूं 2 2 4 + 1 5/2, 5/2। अब ये क्या है प्राची, सो इनकी रेशो क्या आएगी, रेशो डिवीजन फॉर्म में होती है 5/2, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 5/2। ठीक है जी, जो भी फ्रैक्शन दी होती है, जो भी फ्रैक्शन दी होती है उसको ऐसे ही लिख दो 5/2। ठीक है, फ्रैक्शन जो होता है डिवीजन फॉर्म में ही आती है। इसको इरेज कर दे। अब मेरे से पूछ रहा है कि बताओ सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ प्राची एंड हर डॉटर। अब देखो, जब यहां पे एक मैं ट्रिक लगाने लगा हूं, उससे क्या होता है मेरे को देख के पता चल जाता है कि आंसर क्या होगा प्रेजेंट में, या जो रेशो दे रखी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल एजेस क्या है। देखो यहां पे हमने देखना होता है गैप कितना है, गैप कितना है 3, यहां गैप कितना है 3। सीजीएल के 2024 में टीयर 1 एंड 2 मिला के जो भी एजेस के क्वेश्चन आए हैं उसमें ये गैप जो है सेम दिया है। अगर ना सेम हो तो हम कर लेते हैं, अगर करके ही दिया उसने तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है। सो यहाँ पे जब रेशो, यहाँ पे जब डिफरेंस कॉमन होगा तो हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस भी सेम हो जाएगा। 4 से 5 का डिफरेंस सेम है, 1 से 2 का डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का। चाहे 4 से 5 पे आ जाओ, 1 से 2 पे आ जाओ, डिफरेंस कितना है 1 का है। ये तब होता है जब ये डिफरेंस कॉमन हो जाता है, जो कि 3 3 है। सो मैं क्या देखूंगा कि चाहे रेशो का पॉइंट 4 से 5 ले आए या 1 से 2 ले आए, कितने सालों का एक्चुअल में डिफरेंस है 7 + 4 = 11। सो रेशो के 1 पॉइंट इंक्रीज होने से कितना डिफरेंस आ रहा है 11 ईयर्स एक्चुअल में आ रहा है।
तो इसका मतलब रेशो के एक पॉइंट की वैल्यू है 11 साल। सो रेशो के एक पॉइंट की वैल्यू 11 साल है, तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ईयर्स यहाँ आ गया और यहाँ कितना आ गया 44 ईयर्स। ये आ गई अब इनकी एक्चुअल एज। आज से 7 साल पहले जो प्राची थी उसकी एज 44 थी और उसके डॉटर की 11 थी। आज का सम पूछा है उसने। सो आज 7 साल, इसके 7 साल बाद इसकी एज कितनी होगी 51। यहां अगर मैं +7 करूं तो कितना होगा 18। सो मेरा आंसर होगा यहां पे इसको प्लस करने के बाद 69। तो इनका जो सम होगा वो होगा 69, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From a circle with a radius of 15.75 centimeter, sector with the arc length of 11 centimeter is cut. So basically ये क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें जो आर्क है, आर्क लेंथ होती है ये है, जैसे मान लो मैंने इतनी आर्क कट कर दी, ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो आर्क है ये है हमारे पास 11 सेंटीमीटर की। वो कह रहा है इसके कॉरस्पॉन्ड, अगर मैं कहूँ कि ये देखो, जैसे ऐसे मानो ये रेडियस है, ये ऐसे है, आर्क होती है बेसिकली ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक। वो कहता है कि 11 सेंटीमीटर की आर्क को कट करें तो बताओ इसका एरिया कितना होगा। ये इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या होता है सेक्टर। ये सेक्टर का हमने बताना है एरिया कितना होगा। 11 सेंटीमीटर कट करें। अब मेरे को इसका रेडियस दे रखा है उसने, इसका रेडियस है 15.75 सेंटीमीटर। देखो पूरा कॉन्सेप्ट है इसका कैसे करना है, पर अगर मैं आपको ट्रिक की बात करूं तो हम क्या करते हैं, क्योंकि रेडियस चाहिए होता है मेरे को इसके लिए, सो मैं करता हूं कि रेडियस बाय 2, आपने क्या याद रखना है r/2, r/2 इंटू जितने सेंटीमीटर का मेरे को सेक्टर चाहिए उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसमें मेरे को 11 सेंटीमीटर का चाहिए तो मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब रेडियस कितना है मेरे पास 15.75 डिवाइड बाय 2 इंटू 11। अब 11 की मल्टीप्लिकेशन का भी एक ट्रिक है, इसलिए मैं क्या करूंगा पहले इसको सॉल्व कर लूंगा। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 15 का हाफ कितना हो गया 7.5, 15 का हाफ कितना 7.5 एंड 7.75 या 75 का हाफ होता है 375। ठीक है। सो अब मेरे पास यहां पे क्या आएगा 7.875। तो इसको जब हम हाफ करेंगे तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 7.875। अब 11 की मल्टीप्लिकेशन है ना, ये आपको आनी चाहिए, बहुत इजी होती है। बेसिकली 11 की मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, ये होती है कि कितने नंबर ऑफ 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वैदिक मैथ्स में कि 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। अब इसमें क्या 2 बार 1 है, सो मैं क्या करूंगा सबसे पहले तो राइट साइड से ये जो नंबर है इसको ऐसे ही लिख लूंगा 5। नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, ये दो नंबर्स को प्लस करूंगा, 7 और 5 कितना होता है 12, 2 1 क्या हो गया कैरी। अब देखो ये दो नंबर्स मैंने प्लस किए हैं। अब मैक्सिमम नंबर जो प्लस करने हैं वो 2 ही होने चाहिए, और ये डिपेंड करता है कि कितने वंस हैं। अगर यहाँ पे 1 होते 3 तो मैं मैक्सिमम 3 नंबर को प्लस करता। ठीक है, जैसे कि 7 को भी, यहाँ पे 5 को, 7 को और 8 को भी मल्टीप्लाई करता, प्लस करता। पर क्योंकि 2 ही हैं 1, तो मैं क्या करूंगा, अब 75 को किया तो 25 आ गया, मतलब 5 ऐसा, 7 को 5 से किया तो 12, 1 और 2। अब नेक्स्ट 2 नंबर्स को प्लस करेंगे, 8 और 7 15, एक कैरी किया था 16, सो 1 यहाँ पे आ गया 6। अब नेक्स्ट 2 नंबर को प्लस करेंगे, 8 और 7 15, एक कैरी किया था 1 16, तो 1 फिर कैरी हो गया। अब ये 7 जो है ऐसा नीचे उतारेंगे, एक कैरी किया हुआ था, मेरे पास आ गया 8। अब देखो ये 3 नंबर से पहले जो है डॉट है, सो अपना आंसर क्या आएगा 86.625, 86.625 जो कि क्या है सेकंड ऑप्शन है। इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, दिस इज वन ऑफ द मेथड जो मैं बता रहा हूं। और इस क्वेश्चन में क्या होता है कि कितना सेक्टर चाहिए, r/2, जितने सेंटीमीटर का सेक्टर चाहिए वो सेंटीमीटर हम यहां लिख देते हैं, सीधा आंसर निकल के आता है। ठीक है जी। अब ये कैसे आता है वो हम क्लास में करवाते हैं, हालांकि पेपर में, एग्जाम में, सीजीएल में टाइम बहुत कम होता है, तो मेरे को डायरेक्टली पता होना चाहिए कि r/2 इंटू सेंटीमीटर करना है। वहां पे मैं ड्राइव करके नहीं देखूंगा, वो टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। सो बेसिकली ये क्या है, ये 8.3 है, 9.2 है, 6.1 है, हर जगह यही यूज हुआ है। 8.3 यहाँ, 8.3 यहाँ, 9.2 या 6.1, यहाँ पे भी 8.3 9, ये सारी चीजें हैं। सो बेसिकली इसमें मेरे को ढूंढना होता है अलजेब्रा की कौन सी आइडेंटिटी लगाई हुई है, अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला लगाया है। सो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है, एक तो a क्यूब नजर आ रहा है, एक b क्यूब नजर आ रहा है, एक c क्यूब नजर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -3abc। तो बहुत फेमस आइडेंटिटी है ये वाली, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है जी, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इसको मेरे को आइडेंटिफाई करना होता है यहाँ पे। अब मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, ये सारी चीज है पूरी। अब इसके नीचे अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर बी सी, फिर सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सो बेसिकली क्या है, ये फॉर्मूला इसके साथ मल्टीप्लाई में ये है। ठीक है, अब ये अगर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहां पे, तो बचेगा क्या आंसर, a प्लस बी प्लस सी। सो मेरा आंसर इसमें क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी सिर्फ। सो a क्या है 8.3, b क्या है 9.2 और c क्या है 6.1। यहां आ गया 6, यहां आ गया 23.6 जो है मेरा आंसर है। हमें इसको सॉल्व नहीं करना होता, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का नहीं है, ये क्वेश्चन है अलजेब्रिक आइडेंटिटी का। सो मेरे को ये देखना है कि कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगनी है, क्या क्या चीजें दे रखी हैं इसमें से। इस पूरे फॉर्मूले में मेरे को सब कुछ दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी को छोड़ के, तो मेरा आंसर इसमें क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है अगर सीकेंट tan t जो है वो 1/3 है। देखो अब tan t होता क्या है, जो tan होता है हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मेरे को क्या दिया 1/3। सो अगर मान लूं मैं कि थीटा ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये, और बेस कितना हो गया ये। अब इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम में 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया √10। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है। 1 प्लस 9 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 10 जो है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया √10। सो मेरे को ये निकालना था। अब वो क्या पूछ रहा है, सीकेंट t, सीकेंट होता है किसका, इनवर्स कॉस का। सो इसमें क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। सीकेंट जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है √10, बेस कितना है मेरे पास 3, सो मेरा आंसर होगा √10/3। ठीक है जी, लगी बात समझ। ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस भी इजी चैप्टर रहता है, इसमें नंबर जल्दी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉइंट्स P एंड S आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, मान लो ये है Q, ये है R, एंड द पॉइंट्स P एंड S आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट QR सच दैट PQR इज 90। सो बेसिकली मैं बना लेता हूं यहां P, देखो सेम सेगमेंट में सर्कल में होता है। चलो PQR ये है 90 डिग्री एंड SRQ, सो ऐसे बना लेते हैं, SRQ जो है ये भी क्या है 90 डिग्री। ठीक है, और PQSR जो है, PQ और SR जो है ये क्या है, सेम है। ठीक है, PQR ऐसे। ठीक, सिलेक्ट द करेक्ट। अच्छा मेरे को ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी से ये दो ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, PQR। अच्छा एक तो ये ट्राइंगल है और एक है मेरे पास SRQ, एक ये ट्राइंगल है। ये कौन सी प्रॉपर्टी से जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो देखते हैं। देखो अब इसने तो बता ही दिया मेरे को कि PQ जो है वो किसके बराबर है, SR, तो एक साइड कॉमन हो गई। अब अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स देखूं तो इसमें QR जो है वो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, सो QR के बराबर है। ठीक है जी, और देखा जाए तो दोनों में एक एंगल जो है वो सेम है, कौन सा, ये 90 डिग्री एंगल जो है सेम है, ये भी उसने बता रखा है। सो एक जो है एंगल Q, यहाँ एंगल Q जो है एंगल R के बराबर है। तो दो साइड्स हैं, एक एंगल है, सो मेरे पास क्या आएगा, SAS आएगा। ठीक है, SAS। सो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, PQR जो है वो SAS से SRQ से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी, समझ गए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट एंड लॉस का है। मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 26% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस। सो जो मार्क्ड प्राइस है वो 26% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। अगर मैं मान लूं कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क्ड प्राइस कितना होगा, 126। कह रहा है कि डिस्काउंट दे दिया 32% पे। सो हमने क्या देखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में सारी परसेंटेजेस जो है वो कॉस्ट प्राइस पे काउंट करते हैं एक्सेप्ट फॉर द डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे होता है, जब आप मार्केट में जा रहे हो आप डिस्काउंट पूछ रहे हो तो कौन से प्राइस पे, जो वहां पे आपको दिख रहा है वो होता है मार्क्ड प्राइस, MRP। सो इस पे 32% का डिस्काउंट है।
126 पे हम क्या करेंगे, 32% का डिस्काउंट लगाएंगे, फिर देखेंगे हमें लॉस कितना हुआ कि 100 से कितना नीचे चले गए हम। तो इसका देखो 10% कितना होता है 12.6, 126 का 10% कितना होता है 12.6। मेरे को 30% निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, या मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर मेरे को प्लस ही करना है सिर्फ, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 बार लिख लूंगा। ये 30% हो गया। अब उसके बाद 2% निकालना है। 1% की वैल्यू कितनी होती है 1.26, 1.26 2 बार। अब इसको क्या है प्लस कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा जो कि मेरे को डिस्काउंट हुआ है। तो यहां आ गया 2, ये कैरी हो गया, 18, 20, 22, 23, 2 कैरी हो गया, 40 रुपीज एंड 32 पैसा का डिस्काउंट हो गया, जो मैं इसमें माइनस करूंगा 40 रुपीज एंड 32 पैसा। यहां मेरे पास आ जाएगा 68। ओके ठीक है, यहां आ गया 68। अब इसमें देखो कि 5 और ये आ गया 85.68, 85.68। सो जो 100 रुपए की चीज हमने खरीदी थी वो बेचनी कितने में पड़ी 85.68 में। सो 100 रुपीज की चीज अगर मैंने 85.68 की बेची तो कितने की पड़ गई 1432 की। कितने की पड़ गई 1432 की। सो इतने परसेंट का क्या है मेरे को लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया 14.32। ठीक है जी। सो कॉस्ट प्राइस 100 था, मार्केट प्राइस 26 कर दिया, उस पे 32% का डिस्काउंट देते ही प्राइस कितना आ गया 85.68। 100 की चीज खरीद के हमने 85.68 की बेच दी। सो कितना प्रॉफिट हुआ 14, सॉरी लॉस कितना हुआ 14.32% का। ठीक है, परसेंट क्यों आया, क्योंकि 100 पे जितना नंबर होता है उतना ही परसेंट होता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया अगेन। इसके अंदर इस वाले जो शिफ्ट में जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है वो फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे आया है। सो बेसिकली क्या है, अगर मैं मानूं साइन ए और कॉज ए और बी है, तो ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, जो कि मेरे को दे रखा है ऑलरेडी यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी तो मेरे को ऑलरेडी दे रखा है, तो मैंने क्या किया ए माइनस बी नीचे ले आया, तो यहां से क्या है हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या आंसर निकालना है, ये निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ए कौन सा है साइन ए, सो साइन स्क्वायर ए, और जो ये प्लस बी स्क्वायर है वो कॉज है, इसके साथ में लिख देता हूं कॉस स्क्वायर बी प्लस ए बी। ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, साइन ए कॉज ए, साइन ए कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो ये मेरा आंसर है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, जो कि इसका फर्स्ट का ऑप्शन है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है जी, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पाई चार्ट है, द गिवन चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स इन द ईयर 2021। 2021 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स प्रोड्यूस करी थी, उसके बारे में डाटा है ये। हमें बताना है कि इफ द टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2021 वाज 2 करोड़, अगर टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार 2 करोड़ है 2021 में, देन व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी। टाइप डी जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, टाइप डी कौन सा है मेरे पास ए बी सी डी, 20% वाला। टाइप डी कितने 20%। तो देखो 20% का क्या मतलब होता है कि 100 में ये 20 है और 360 में कितना है वो मेरे को बताना है। 360 का 20% निकालना बेसिकली। ये परसेंटेज में 100% है। देखो परसेंटेज में क्या है 100% है, जो किसके बराबर होगा 360 डिग्री के। मेरे को क्या बताना है 20% के बदले क्या होगा, 20% क्या है इसका 5th पार्ट। तो इसको अगर मैं 5th पार्ट से डिवाइड करूंगा, जब भी मैं नंबर को 5 से डिवाइड करता हूं ऊपर वाले नंबर को डबल कर दूंगा। 360 का डबल 720, एक जीरो कम कर दो 72 डिग्री जो है मेरा आंसर आएगा। ठीक है जी, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब होता है कि एक तो क्या है ये राइट एंगल है, और जो बाकी की जो साइड्स हैं ये तो हाइपोटेन्यूज है मेरे को पता है, और ये जो साइड्स हैं ये क्या है सेम है। साइड्स क्या है सेम है। कहता है इसका जो एरिया है वो 50 स्क्वायर यूनिट्स है। इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, मेरे को हाइपोटेन्यूज बताना है कि कितना होगा। अब देखो
जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होता है ये, हाइट क्या होता है ये। अब हमारे पास अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर और बेस। अगर मैं कहूं कि ये परपेंडिकुलर बेस दोनों सेम है, एल और एल है, दोनों की लेंथ सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ इंटू एल इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू 50। अब एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100, एल की वैल्यू कितनी होगी 10। तो इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू अगर 10 है और इसकी वैल्यू अगर 10 है तो मेरे को निकालना हाइपोटेन्यूज कितना होगा। सो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इसकी वैल्यू। सो यहां पे आ गया 100 प्लस 100 इज अंडर रूट 200। तो अंडर 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 100। सो ये 100 जो है ये बाहर आ जाएगा, 10 रह जाएगा, और ये है अंडर रूट 2। तो मेरा आंसर क्या है, 10 बाय रूट 2। ठीक है, 10 बाय रूट 2। ठीक है जी, समझ गए। इसको करने का एक और तरीका भी है, पर चलो इससे करो। नेक्स्ट फिर पाई चार्ट आ गया। गिवन बिलो शोज है एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑफ आदित्य। द मंथली इनकम आदित्य वॉज, देखो मंथली इनकम आदित्य की 54,000 है, हमने बताना है कि उसने फूड पे कितना स्पेंड किया। सो फूड पे उसने स्पेंड किया 23,000। तो मेरे को क्या निकालना है, 54,000 का 23%। इसका 10% कितना होता है 5400। मेरे को 23 निकालना है, सो 10%, और ये हो गया 10% और 20%। अब निकालना है 3% और। सो 1% की वैल्यू कितनी है 540। 1% की वैल्यू 540 है, तो 3% की 3 गुना होगी। 3 गुना कितना होगा, 500 का 3 गुना 1500, 40 का होता है 120। तो यहां पे आ जाएगा 1620, 1620। तो इसका खर्चा है 12,420, जो कि है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। सो जो डाटा इंटरप्रिटेशन एसएससी में पूछी जाती है बहुत ईजी होती है, बस परसेंटेज रेशियो ही निकालनी होती है। ठीक है, बिल्कुल डाटा दे रखा होता है, बैंकिंग से बहुत डिफरेंट है ये। A person earns 16,000 per month and spends 80% of his income। तो इसमें क्या है, जो ये फिगर दे रखी है इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि मेरे को आंसर भी परसेंटेज में पूछा हुआ है। वो कह रहा है कि एक पर्सन 80% ऑफ हिज इनकम को स्पेंड कर देता है। सो अगर उसकी, देखो इनकम के पहली बात तो हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, एक तो वो एक्सपेंडिचर जो है वो खर्च करेगा, और एक क्या है, सेविंग, कुछ पैसे खर्च कुछ पैसे बचा लेगा। तो अगर उसकी इनकम जो कि हम 100% कंसीडर करते हैं, तो उसने कितने पैसे खर्च कर दिए 20%, और सेविंग कितनी कर ली, खर्च कर दी 80%, सेविंग कितनी करी 20%। अब देखो मेरे को सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, इनको रेशो में कन्वर्ट करना है या पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर मैं 20 से कटिंग करूं तो 21 जा 24 जा 4 + 1 क्या होता है 5। सो ये 5 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स है, ये 1 पॉइंट है। अब वो कह रहा है कि जो इसकी इनकम है वो बढ़ गई 20% से। अगर इनकम 20% से बढ़ गई तो मैं क्या करूंगा, इस साइड 20 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इनकम वाली साइड। टोटल कितना आ गया 100। अब हमें इक्वल टू की उस साइड भी 100 पूरा करना है। अब वो कह रहा है एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया 10% से सिर्फ। सो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 40। अब 40 में मैं क्या प्लस करूं कि 100 आ जाए 60। अब बात है कि वो पूछ रहा है कि सेविंग कितनी इंक्रीज करी, क्योंकि यहां पे एक ही पॉइंट दे रखा है। देखो यहां पे 100 कैसे आया था, एक्चुअल परसेंटेजेस ये हैं 20 और 10। मेरा आंसर भी यहां आना चाहिए। तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया 100, 4 को 10 से किया तो 40, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 60 आ जाए 60 से ही। सो मेरा आंसर होगा यहां पे 60%, डी ऑप्शन। इसमें ये 16,000 की कैलकुलेशन नहीं करनी होती, ठीक है, वो लेंदी हो जाएगा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन हमें बताना है कि 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका क्या ट्रिक होता है, इसका ट्रिक होता है कि आपको सारे ये नंबर्स को डिजिटली प्लस करना है। डिजिटल मतलब जो भी मेरे को डिजिट्स नंबर आ रहे हैं इसको प्लस करके सिंगल डिजिट निकालो, उसको 9 से डिवाइड करके देखो क्या रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अगर मेरे को उसका सम करके 9 से कम आ रहा है तो जितना नंबर आ रहा है वही रिमाइंडर होता है। तो जब हम सबको प्लस करते हैं ना, इसमें एक और ट्रिक क्या होता है, जहां जहां 9 सम बन रहा है उसको हम कैलकुलेशन में कैलकुलेट नहीं करते। जैसे कि 9 को यहां नहीं करेंगे, 4 और 5 को नहीं करेंगे, 7 और 2 को नहीं करेंगे। मेरे पास नंबर क्या रहेगा 8, 3 और 2। 8 और 2 इज 10, 10 और 3 इज 13। 13 का सिंगल डिजिट क्या होगा 3 + 1 इज 4।
सो जब 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। सो ये मेरा आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 4। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे थे एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर सच दैट वन इज द एवरेज ऑफ द अदर टू। जो एक एंगल है, मैं मान लेता हूं कि एंगल जो है वो ए है, बी है और सी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल जो होता है वो 180 होता है। अब वो कह रहा है एक एंगल जो कि मैं मान लेता हूं ए है, ये एवरेज है फॉर द अदर टू। सो अदर टू की एवरेज निकालो तो क्या होगा, ये हो जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं कि जो b प्लस सी है वो 2a के बराबर है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू मैं ऊपर पुट करूंगा। हालांकि इसमें अगर मैं ऑप्शंस देखता ना तब भी मेरा आंसर आ जाना था। उसने पूछा है कि अगर एक एंगल एवरेज है दूसरे का तो एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल बनाओ, बताओ कौन से हैं। एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल जो सम है ना 180 होता है, और इन चारों ऑप्शंस में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये 180 बन रहा है। अब बात है यहाँ पाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको मैं बता देता हूं कि जो 2 पाई होता है वो होता है 360 डिग्री एंगल। जो 2 पाई है वो होता है 360 डिग्री एंगल और पाई होता है 180। ठीक है, अब मेरे को देखो, अब मेरे को क्या टोटल जो है वो बनाना है, कितना पाई बनाना है, 180 बनाना है। अब देखो, अब यहां पे ये कह रहा है ये ऑप्शन ठीक है, इसमें 180 बनेगा, बाकी किसमें नहीं बनेगा। देखो पाई बाय 3 क्या होता है, पाई बाय 3 होगा मेरे पास 60, ये 60 है, पाई बाय 3 60 है, तो तीसरा एंगल भी तो 60 होना चाहिए, पर ये 90 दे रखा है पाई बाय 2, 180 बाय 2 इज 90। सो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन नहीं आया। अगेन देखो पाई बाय 4 क्या होगा मेरे पास 45, पाई बाय 3 होगा 60, अब पाई बाय 6 क्या होगा, इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा होगा 30, इनको भी प्लस करेंगे तो 180 से कम बन रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखो पाई बाय 2, पाई बाय 2 क्या होता है 90, 90 प्लस 90 ही 180 हो गया, पाई बाय 3 60 भी ऐड करना है तो ये भी नहीं है, तो यही एंगल बन रहा है। इन केस 2 का 180 बन रहा है तो कैसे करना है, देखो b प्लस सी 2a के बराबर आ गया, मैं इसको इसमें पुट करूंगा, a को a ऐसे लिखूंगा, a b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 180। सो ये आ गया 3a इज इक्वल टू 180 और a कितना होगा मेरे पास 60। सो इसमें एक क्वेश्चन और ऐसा आता है सीजीएल में कि 4 मेरे को लाइंस लिखी होती है, मेरे को बताना होता है कि चारों में कौन सी ऐसी लाइन है जो ट्रू है। उसमें एक लाइन लिखी होती है कि वन ऑफ द एंगल विल ऑलवेज बी 60, क्योंकि वो मेरे को निकल के आ रहा है कि वन ऑफ द एंगल 60 है। अगर इक्विलेटर है तो सारे 60 आएंगे, पर वन ऑफ द एंगल जो है फॉर श्योर 60 रहेगा, जो कि इससे निकल के आता है। तो इसका जो आंसर है वो यही है, जो ये है ये पाई बाय 3 है, बाकी दो एंगल्स जो है मिला के 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, पाई बाय 2 इज 90, ये 60 है और ये 30 है, जो कि मिला के 180 बन रहा है। ठीक है जी, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि लेट सी बी द सर्कल विद द सेंटर ओ। सो पहले सर्कल बनाते हैं, तो ये सर्कल सी है, इसका जो सेंटर है वो है ओ, एंड पी बी इज एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। सो मान लो कि ये पी पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट टू सी, एंड पी ए एंड पी बी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये टेंजेंट्स हैं, जो टेंजेंट्स होते हैं वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स पे टच किया है, पर जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को एक ही पॉइंट से टच करता है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट से जितने मर्जी टेंजेंट्स बना दो उनकी लेंथ जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, सो ये है पी ए, ये होती है पी बी, और ये अगर मैं सेंटर से इसको यहाँ पे ऐसे बनाऊं तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है, जहां पे कहां पे, जहां पे ये टच कर रहा है, जहां पे ये टच करता है सर्कल को। सो मैं क्या कह रहा हूं कि जो टेंजेंट होता है, अगर मैं एक्सटर्नल एक पॉइंट से टेंजेंट बनाता हूं तो वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, वो पॉइंट पे अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है जी, 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो मेरे पास ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब उसने क्या बोला है कि पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 60। वो कहता है पी ए और पी बी एक दूसरे के इंक्लाइंड है एट द एंगल 60, इसका मतलब ये एंगल 60 है। पी ए और पी बी दोनों इंक्लाइन हुए हैं 60 डिग्री के एंगल पे, तो 60 डिग्री बना दिया। अब मेरे को पूछ रहा है कि बताओ पी ओ ए की वैल्यू क्या होगी। तो ये पी है, ये है ओ, और ये ए की वैल्यू बतानी है।
अब देखो जब मैं यहाँ से, मैंने आपको बताया कि ये जो होता है ना, ये जो लाइंस है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से जितने मर्जी टेंजेंट्स बना दो सारे के सारे इक्वल होते हैं। अगर सारे इक्वल होते हैं तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो लाइन है इस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ देगी, 30-30। सो अगर मैं ऊपर वाला ट्राइंगल देखूं तो इसमें ये वाला एंगल 30, ये 90 है, ये कितना हो गया 120। तो इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू क्या होगी 60, तो जो टोटल ट्राइंगल जो है 180 हो जाएगा। लगे बात समझ? ठीक है। सो मेरे को वो पूछ रहा है कि पी ओ ए कितना होगा, तो ये एंगल होगा 60, क्योंकि ये 90 है और ये 60 का हाफ हो गया 30-30। सो आंसर क्या आएगा मेरे पास 60। ठीक है जी, समझ गए? देखो इसको करने का एक और तरीका है, ये ना 4 साइडेड फिगर बन जाता है, 4 साइडेड। एक साइड ये है ए ओ, एक है ओ बी, फिर बी पी। अब ये 4 साइड फिगर के जो 4 एंगल्स है ना, ये भी 360 के बराबर होते हैं। इससे भी मैं निकाल सकता हूं। देखो अब इसमें ये 90 है, ये 90 है और वो 60 है, 90 180 और ये हो गया 240। तो यहां बचा कितना 120। तो जो एंगल ओ होता है ये 120 होता है। ये टोटल एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल ओ क्या होता है 120। सो 120 का हाफ कितना होगा 60, क्योंकि ये लाइंस जो हैं वो सेम होती हैं, सिमिलर इक्वल है, लाइंस जो हैं इक्वल है। इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो भी सेम होगा। तो अगर ये 180 है तो सेम कौन से होंगे, ये अगर 120 है तो सेम कितने होंगे 60 के सेम होंगे। ठीक है जी, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर जो है एजेस का क्वेश्चन आ गया। एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। ए कितनी एज है, थ्राइस एज ओल्ड एज बी, जितनी बी की एज है उससे 3 गुना। एंड सी इज 5 ईयर एल्डर देन बी। सो सी की एज कितनी है, जितनी बी की है उससे 5 साल ज्यादा एल्डर। तो ये दो इक्वेशंस बन गई मेरे पास। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 75। वो कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 75 है। तो मेरे को क्या बताना है, द रेशियो ऑफ द एजेस बी और ए की बतानी है। बी की 5 ईयर्स एगो और ए की 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। सो बेसिकली मेरे को क्या चाहिए, प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड ए निकालो पहले, उसके बाद देखते हैं। तो बी और ए चाहिए अगर मेरे को, तो मैं क्या देख सकता हूं कि ए की वैल्यू कितनी है 3b, तो यहां पे लिखते हैं 3b, ए बी को ऐसे ही रहने दो। और यहां पे सी की वैल्यू कितनी है b+5। सो मेरे पास क्या है, यहां पे b की वैल्यू आ जाएगी 3b 4b 5b। यहां आ गया 5b इज इक्वल टू 75 में से 5 गए, यहां आ गया 70। और b को क्या है, यहां पे जब मैं कहता हूं कि 5 से डिवाइड करना है तो ऊपर वाला नंबर क्या कहते हैं डबल, 70 का डबल 140, एक जीरो कम कर दो, यहां पे कितना आ गया 14। सो b की वैल्यू 14 आ गई। अब मेरे को a की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये b और a का कंपैरिजन करना है। b की वैल्यू 14 है तो a की वैल्यू कितनी है, थ्राइस ऑफ b। तो यहां पे कितनी आ जाएगी 42। ये अब इनकी आ गई प्रेजेंट एजेस। अब वो कह रहा है कि b की 5 ईयर को, इसमें से 5 साल माइनस करेंगे तो क्या आ गया 9। तो यहां पे आ गया 9 रेशो। और a की क्या चाहिए, a की 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद कितनी होगी 45। तो 9 5 45 होता है, मेरे पास रेशो आएगी 1:5, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है जी, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन डाटा इंटरप्रिटेशन का टेबुलर फॉर्म का क्वेश्चन है। द मंथली वेजेस ऑफ द 3 मेस वर्कर राहुल सुनील विपिन। सो राहुल सुनील विपिन एक मेस में काम कर रहे हैं। इनका जो वेजेस हैं अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में दे रखी है। क्वेश्चन है इन नवंबर, सो ये नवंबर है। द वेजेस ऑफ सुनील, सुनील मीन्स मिडिल पर्सन, 10,500। द वेजेस ऑफ सुनील इज व्हाट परसेंट ऑफ द वेजेस ऑफ राहुल। अब राहुल की वेज नवंबर में कितनी है 11,500। तो मेरे को ये बताना है कितना होगा। अगर मैं इसको कट करूं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ये 5 के टेबल में 21 है, ये है 23। सो मेरे को बताना है 2100/23। ठीक है जी। सो सबसे पहले क्या है, 9 से इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, 9 3 27 और 9 2 18, ये आ गया 207। अब यहाँ पे क्या बचेगा 30, यहाँ पे आ गया 1। बस अब इतनी ही कैलकुलेशन करनी है। मेरे को पता है 91 वाला आंसर आना चाहिए, जो कि एक ही जगह दिख रहा है मेरे को फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हमें इंटेलिजेंस गैस वर्क भी करना होता है कि मेरा क्या आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है एक्स वेरीज इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब होता है ऐसे, एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई। तो जब ये इनवर्सली है, इसको अगर जब मैं इक्वल टू में कन्वर्ट करता हूं तो एक कांस्टेंट हम लिख देते हैं ऐसे। सो बेसिकली मेरे पास एक ये इक्वेशन है
वो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू अगर 2 है तो k ऐसे लिख दो, y की वैल्यू कहता है कितनी है 6 है। तो इसमें मेरे को फर्स्ट वाली इक्वेशन से k की वैल्यू निकालनी होती है। k की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, अब ये चीज मैं सेम यहां लिखूंगा, x इज इक्वल टू के बाय वाई। सो वो पूछ रहा है कि ये तो पहले उसने एक्सप्रेशन दे दिया, बता रहा है कि वैल्यू ऑफ y ढूंढो अगर x3 है। अगर x3 है तो k की वैल्यू कितनी है 12, तो मेरे को y बताना है कितना है। तो 3 ये 4 के टेबल में कट होगा, सो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4। थर्ड ऑप्शन इज आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the if a sum of rupees 5,000 taken at simple interest at the rate of interest of 50% per annum for 3 years, तो हमने 5,000 रुपए जो है इंटरेस्ट पे लिए 15% पर एनम फॉर 3 इयर्स। अब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो बहुत सिंपल होता है, इसका मतलब हर साल 15% देने हैं। सो 3 साल का कितना हो जाएगा 45%। सो मेरे को 45% ऑफ 5,000 देखना है, ये एक इंटरेस्ट होगा। दूसरे केस में उसने क्या किया, 8,000 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट पे लिए 12% पर एनम फॉर 4 इयर्स। अब सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, 12% हर साल लगेगा 4 साल के लिए, इसका मतलब क्या है 48% ऑफ 8,000। अब मेरे को बताना है इनका पॉजिटिव डिफरेंस। क्या बताना है, पॉजिटिव डिफरेंस। अब ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेशन करनी है। इसका 45% निकालना। अगर मैं कहूं कि इसका 50% क्या होगा, इसका हाफ कितना होगा 2500 होगा। अब मैंने क्या किया है 50% ले लिया, 5% ज्यादा ले लिया। अब 5% मैं कम करूंगा, 5,000 का 10% कितना होता है 500, और 5% कितना होता है 250। सो 250 क्या है, मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2250। मैंने 50% निकाल लिया क्योंकि निकालना इजी है। इसका हाफ कितना होगा 2500। अब 5% ज्यादा ले लिया, 5% कम करेंगे, 10% 500 है और 5% कितना होगा 250। सो माइनस किया 2250 आ गया, ये एक इंटरेस्ट आ गया। इसमें भी मैं सेम करूंगा, 50% की वैल्यू कितनी आएगी 4000। अब इसमें मेरे को 2% कम करना है, इसका 1% होता है 80, 2% कितना होगा 160। सो मेरे पास आ जाएगा 3840। अब मेरे को पॉजिटिव डिफरेंस बताना, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3840 माइनस 2250, यहां आ गया 905। 1590 जो है वो पॉजिटिव डिफरेंस आएगा दोनों में इंटरेस्ट का। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वरुण एंड संदीप स्टार्टेड फॉर अ कार रेस फ्रॉम अ सेम पॉइंट द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, इसकी जो लेंथ है टोटल वो कितनी है 1635 मीटर है। अब क्या है, सुनील, वरुण एंड संदीप जो है मान लो यहां से स्टार्ट हुए, इस साइड सेम डायरेक्शन सेम टाइम स्टार्ट हुए। अब इनकी जो स्पीड्स हैं वो है 90 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है कि दोनों जब स्टार्ट होंगे ऑब्वियसली 108 किलोमीटर वाला जो है वो स्टार्टिंग में ही आगे निकल जाएगा अपनी स्पीड के हिसाब से। अब वो कह रहा है कि वो जब आगे निकल जाएगा घूम के दोबारा वो कब मिलेंगे। ठीक है, अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होती है माइनस हो जाती है। सो रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी होगी 108 माइनस 90। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो है माइनस हो जाती है, यहां पे आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे जो ट्रैक का डिस्टेंस है वो मीटर में दे रखा है, टाइम जो है मेरे को सेकंड्स में बताना है। टाइम जो है मेरे को क्या बताना है सेकंड्स में, तो मेरे को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 से 18 कट गया। सो इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। अब ये 5 मीटर पर सेकंड से इन्होंने नजदीक आते जाना है, कितना टोटल आना चाहिए, टोटल डिस्टेंस कवर करना है 1635। स्टार्टिंग से दोबारा मिलने के लिए पूरा राउंड दोबारा एक पर्सन को जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको एक राउंड ज्यादा कवर करना पड़ेगा, मींस 1635 मीटर ज्यादा कवर करना पड़ेगा, और ये हर सेकंड में 5 मीटर ज्यादा कवर करता है। सो कितना टाइम लगेगा इससे बताएंगे हम। 5 3 जा 15, 1 3 2 जा 10, और फिर कितना आ गया मेरे पास 35, यहां पे आएगा 7। तो आंसर है 3 to 7 सेकेंड्स। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के बेस पे ही। MNS कैन फिल द टैंक इन 25, 50 एंड 100 मिनट्स। तो मैं ये देख लेता हूं कि टैंक की कैपेसिटी क्या है, वो निकालते हैं हम इसके एलसीएम से। इसका एलसीएम आ रहा है, देखने में पता चल रहा है 100। तीनों में से सबसे बड़ा नंबर देख लो। अब देख लो कि बाकी नंबर इससे डिवाइड हो रहे हैं
एग्जैक्टली हो रहे हैं, तो इसका एलसीएम 100 होगा। 25 4 जा 50 2 जा 100 1 जा। अब ये जो नंबर्स लिखे हैं ये है इनकी एफिशिएंसी। कहने का मतलब है कि अगर 100 लीटर का टैंक है तो इसको 25 मिनट्स लगते हैं, तो हर मिनट 4 लीटर पानी, तो 4 लीटर पानी जो है 4 लीटर जो है वो एफिशिएंसी है। पर मिनट कितना है, जो पर मिनट 2 लीटर, पर मिनट 1 लीटर। अब वो कह रहा है कि पाइप एन एंड एस, सो ये है एम एन एंड एस। पाइप एन एंड एस, ये एन और एस है, आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स। सो एन और एस की अगर मैं बात करूं तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, ये हर मिनट 2 लीटर पानी ऐड करता है, ये 1, टोटल कितना 3, और इनको 10 मिनट के लिए 10 मिनट, जो मिनट्स होते हैं, टाइम होते हैं, उसको मैं राउंड करूंगा क्योंकि लास्ट में इसने मेरे को टोटल टाइम ही पूछा हुआ है। तो 10 मिनट्स तो ये ओपन रहे। अब वो कह रहा है कि एंड द पाइप एन इज क्लोज। अब पाइप एन क्लोज हो गई तो एस तो ओपन ही है, वाइल एम इज ओपन। अब क्या है, एम पाइप को ओपन कर दिया, ठीक है। पाइप एस इज क्लोज, अब वो कह रहा है कि ये स्टार्ट हो गया एंड पाइप एस क्लोज कर दी गई 50 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज। जब टैंक भरने वाला था, जब भर गया था, उससे 15 मिनट पहले जो है पाइप एस जो है क्लोज हो गई। अब इसको कैसे डील करते हैं, अब देखो इन दोनों पाइप में से एस पाइप जो है वो बंद हो जाएगी 15 मिनट पहले। इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट के 15 मिनट्स हैं वो सिर्फ एम ने पानी भरा है, जो लास्ट के 15 मिनट है एम पाइप ने ही पानी टैंक के अंदर फिल किया है। तो एम की एफिशिएंसी कितनी है, 4 की। एम की एफिशिएंसी कितनी है, 4 की। इसने लास्ट के 15 मिनट्स, तो टाइम को मैं राउंड कर दूंगा, इसका मतलब यहां कितना हो गया 60 यूनिट्स, 60 लीटर्स पानी इसने फिल किया। अब देखो यहां पे 3 यूनिट 10 मिनट के लिए 30 लीटर, 30 लीटर तो इसने फिल कर दिया था, 60 इसने फिल कर दिया था, टोटल कितना हो गया 90। सो 90 लीटर जो है फिल हो गया। अब रह गया 10 लीटर। अब जो यहाँ पे हम कैलकुलेशन छोड़ के आए हैं, 10 लीटर जो है वो इन्होंने फिल किया, 10 लीटर जो है इन्होंने फिल किया है। अब इनकी एफिशिएंसी प्लस करो एस और एम की, S1 एम क्या है 5। अब 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए 2 से। इसका मतलब 5 जो एफिशिएंसी है वो 2 मिनट के लिए ओपन हुई है। सो ये टैप्स 2 मिनट के लिए ओपन हुई थी। अब टोटल टाइम पूछा है, 10 मिनट यहां लगे थे, 2 मिनट यहां लगे थे और 15 मिनट यहां लगे थे। 15 और 10 25 और 2 27, 27 मिनट जो है टोटल लगे। ठीक है जी, समझ गए। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सो बोर्ड मास में डिवीजन पहले आती है, फिर मल्टीप्लिकेशन आती है, फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन, ये 4 चीजें दे रखी हैं। सो सबसे पहले अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 7 का स्क्वायर 49 होता है। सो मेरे पास जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा -0.7, 7 नहीं आएगा 0.7 प्लस। अब क्या है 3.9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, या मैं कहूंगा 39 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 39 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, या मैं 40 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 160। अब इसमें से 4 कम कर दो, 1 4 जा 4 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 156। अब एक डेसिमल इसके पास है, एक डेसिमल इसके पास है, तो 2 से पहले, सो यहां पे आ जाएगा 1.56 प्लस 0.9। ठीक है जी। अब एक ही माइनस वाला रह गया, बाकी जो है वो प्लस वाले रह गए। सो 1.56 में अगर 90 पैसा मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 2.46। अब ये 21 में अगर मैं ऐड करूं और ये माइनस वाला इस साइड ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 23.46, जिसमें से मेरे को माइनस कितना करना है 70, 0.70 को कर दो माइनस। 14 7 गए तो 7 रह गए। 76 वाला कौन से ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है ये वाला। अब यहाँ 2 है, यहाँ पे आ जाएगा 2276, जो कि 2276 है। ठीक है जी, लग गई बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन रह गए मेरे इस सेट के। तो द ग्राफ गिवन ग्राफ बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए बी। तो जो ये लेफ्ट वाला है, तो जो लेफ्ट वाला ब्लू नजर आ रहा है ये ए के लिए है, राइट वाला जो है वो बी के लिए है। सो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि व्हाट इज द रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी। सो बी है मीन सेकंड वाला ब्लू, जो लाइट ब्लू है। मेरे को ये कैलकुलेट करना है, रेशियो बतानी है। तो बी में 2019 में 19 में आए हैं 350 स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो 2019 में बी में है 350 स्टूडेंट्स, 2020 में है 400 और 350 के बीच में होता है 375 प्लस 2022 में
जो बी है उसके कितने हैं 200 है। तो इसकी मेरे को रेशो बतानी है इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए 18 यहाँ पे 18 है 20 है और 21 है। सो 18 में ए में कितने आए थे 150, तो डार्क ब्लू देख रहे हैं, और 2020 में आए हैं 300 एंड 2021 में आए हैं 250। ठीक है जी, अब इनको क्या है प्लस कर लो, तो 3 3 6 7 8 यहाँ पे आ जाएगा 925 और नीचे आएगा ये हो गया 400 500 600 700, ये आ गया 700। अब इसको 25 के टेबल में कट करेंगे, हर 100 में 4 टाइम्स 25 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 टाइम्स, और ये 9 इंटू 4 होता है 36 37। सो मेरा आंसर आएगा 37/28। क्यों? क्योंकि 37 इज अ प्राइम नंबर, सो 37/28 जो है हमारा आंसर है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सिटी फॉर द फर्स्ट 16 डेज ऑफ द जनवरी इज 22 डिग्रीज एंड द एवरेज टेम्परेचर फॉर द लास्ट 16 डेज। तो फर्स्ट 16 और लास्ट 16 अगर मैं प्लस करूं तो 32 होते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो डेज हैं वो 31 है। ठीक है, ये क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि 31 डेज का निकाल रहे हैं। फर्स्ट 16 लास्ट कॉमन, एक दिन कॉमन है, एक दिन कॉमन बाहर निकाल देंगे। तो मेरे को कह रहा है कि पूरे महीने का जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ 24 है 16th डे का बताना है मेरे को। ठीक है, पहले 16 डेज का टेम्परेचर बताया है एवरेज, लास्ट 16 का, टोटल पूरे मंथ का, और मेरे को बताना है कि 16 डेज का क्या होगा 16th डे का। तो पहले 16 डे में अगर मैं देखूं तो 22 इंटू 16 है, लास्ट में देखूं तो 26 इंटू 16 है। सो इसका टोटल निकालो कितना है। ठीक है, अब देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। 22 या 16 को 22 से करेंगे, 16 10 160, फिर आ गया 320, 320 में हम ऐड करेंगे 32, यहां आ जाएगा 352। अब यहाँ क्या है 16 को 26 से करना है, सो 16 को मैं 10 से करूंगा तो 160, फिर 10 से करूंगा 160, फिर 5 से करूंगा तो 18, एक बार 16 और आएगा, यहाँ आएगा 6 12 20 21 416। अब इसको करो प्लस 8 6 7। तो ये 32 दिन का जो टेम्परेचर है वो 768 है। अब पूरे महीने का 31 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको 24 को। सो 24 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 31 से, 24 को 30 से करेंगे तो मेरे पास आएगा 720, और एक बार 24 और ऐड कर दो, यहाँ पे आ गया 744। ये कम आएगा उससे, क्योंकि ये 31 डेज का टोटल टेम्परेचर है, वो 32 डेज का है। सो मेरा आंसर क्या होगा 16 डे का। 60th डे जो है यहाँ पे 2 बार कैलकुलेट हो चुका है, यहाँ पे मैं 744 माइनस करूंगा, आंसर आ गया 24। सो 24 जो है हमारा आंसर है। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि एक मंथ के जो एवरेज टेम्परेचर वो कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट 16 डेज का कैलकुलेट कर लिया, लास्ट के 16 डे का कर लिया। अब जो 16 डे है ये 2 बार आ गया, तो मैंने जब पहले 16 दिन का टोटल किया फिर लास्ट 16 दिन का टोटल किया, तो ये जब आया तो ये 32 डेज का आ गया, 16 डे का 2 बार आ गया। अब पूरे मंथ का भी उसने मेरे को बता रखा है कि एवरेज कितनी 26। सो 26 को जब मैंने 31 से मल्टीप्लाई की, सॉरी 24 को 31 से किया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 744। ये 31 डेज का है, ये 32 डेज का आया था, माइनस करेंगे तो 16 डेज का 16th डे जो है उसका आ जाएगा, जो कि 2 बार काउंट हो चुका है। ठीक है जी, तो ये था सेट 2 हमारे पास सीजीएल का। सो अगेन अगर आपको सीजीएल की तैयारी करनी है, कोचिंग लेनी है अमृतसर या आसपास के एरियाज में, तो आप विजिट कर सकते हैं ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर। So the institute is run by the ex-government officers who have cleared both SSC and SCSC CGL exams as well as SBA PO and have worked in the departments also. Okay, so thank you. Next वाली वीडियो में मिलते हैं।